इमरान खान साहब तक जुल्फ़ी बुखारी का हमने इंटरव्यू, जब उन्होंने 2018 में इलेक्शन जीता था तो जुल्फ़ी बुखारी का उसी रात इंटरव्यू, वो दिन मुझे याद है, इट वाज वेरी लेट एट नाइट, जब जुल्फ़ी बुखारी, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ जनाब लियाकत मलिक साहब के रेफरेंस से। वक्त के साथ साथ हम अगर अपने घरों को भी देखते हैं तो हमारे बड़ों की रिवायात और थी, हमारी रिवायात और हैं, और आज हम सारे के सारे, हम वी ऑल समटाइम आई थिंक हम भाई बहन बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे बाज़ औक़ात माँ बाप को मजबूर कर देते हैं, हम बाज़ चीज़ों पे मजबूर, और यही हाल कौम का है, सारी दुनिया मेरे जैसी है, वी आर ऑल इन द सेम बोट। तो लियाकत भाई इस वक्त मेरे साथ हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी सल्तनत, हमारी सल्तनत में जो लोग बसते हैं वो हैं पॉलिटिशियंस की। अगर मैं बात करती हूँ, आप देखिएगा जनाब जुनैद मरहूम आज हमारे साथ नहीं हैं, इसहाक खान आज हमारे साथ नहीं है, अयूब खान आज हमारे साथ नहीं है, या खान जो भी हुआ आज हमारे साथ नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे साथ नहीं है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे साथ नहीं है। तो लोगों ने आते जाते रहना है, रियासत ने वहीं का वहीं रहना है, खुदा करे कि हम होश के नाखून लें। मैं इस मौके के ऊपर 4 अप्रैल के हवाले से कवर करेंगे। जनाब लियाकत मलिक साहब मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है जो 770 AM और ई आवाज़ TV, यकीन कीजिएगा कि मेरा ताल्लुक़ जो है मुज़फ़्फ़र भाई के साथ और आपके साथ नहीं, मेरे साथ तो नहीं बहरहाल अब ये देखिए, शुरू में इन्होंने छक्का लगा दिया। बहरहाल वो तो अब तो ये जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात की, तो मैं स्टूडेंट था, रावलपिंडी में गॉर्डन कॉलेज में पढ़ता था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक़्त पाकिस्तान के सदर भी बने और फिर बाद में वज़ीर आज़म भी बने। तो चूँकि मेरे 2-3 मुलाकातें भुट्टो साहब के, ज़ाती मुलाकात तो नहीं हो सकती क्योंकि भुट्टो हम बिल्कुल यंग थे, ये हफीज़ पिज़ादा की कोठी पे या कहीं भुट्टो साहब नज़र आ गए। तो एक दफ़ा अफजल होटल जो था वहाँ पे गंज मंडी में, वहाँ पे चाय पीने के लिए वो आ गए। उनकी वो आदतें थीं, इस किस्म की आम लोगों में वो आ जाते थे। तो भुट्टो साहब 4 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। तो कौसर नियाज़ी साहब ने उनके बारे में कुछ अशार कहे। वो कहते हैं, राज दुनिया पे खुला है ये तेरे कत्ल के बाद, राज दुनिया पे खुला है ये तेरे कत्ल के बाद, लोग मर कर भी रहा करते हैं जिंदा कैसे। क्या बात है। कौन कितना है तेरे कत्ल की साजिश में शरीक, एक ना एक रोज़ नकाब उठेगा हर चेहरे से, शहर तो महवे मुनाजात दुआ था पूछो, हाकिम शहर ने वो रात गुजारी कैसे। क्या बात। भुट्टो साहब 1954 में वो पाकिस्तान आते हैं क्योंकि उनकी पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई थी और जो लड़काना था वो हिंदुस्तान में था उस वक्त। पाकिस्तान तो 47 में बना, तो फिर वो बाहर चले गए, वहाँ से ऑक्सफोर्ड में, बर्कले में उन्होंने अपनी एजुकेशन जब कंप्लीट की, हार्वर्ड वगैरह में। तो फिर वो जब आए हैं पाकिस्तान में, तो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, उन्होंने उनको UNO में भेजा, नौजवानों को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से। और सिकंदर, जो लोग कहते हैं कि अयूब खान ने उनको अपनी कैबिनेट में रखा था, उनको अयूब खान ने कैबिनेट में नहीं रखा था, बल्कि उनको कैबिनेट में रखा था मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने। जी, कोई सवाल किसी किस्म का? नहीं, आप लियाकत भाई, मैंने जैसे भी आपको कहा कि जो तारीख़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें, मेरा तो दिल करता है कि नॉट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, अगर लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये सेगमेंट्स होने चाहिए जिनमें एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं उनसे मुतारिफ कराया जा सके। देखिए ना, आप हमारी जो तारीख़ है ना लिखी गई, वो महलों में बैठ के लिखी गई है। हमारी तारीख़ जो है उसको इतना करप्ट कर दिया गया है कि हाँ, कि फैब्रिकेटेड है कि हमें पता नहीं चलता
दूसरी बात, माजरत के साथ दूसरी बात, एक हमारे जर्नलिस्ट ने बहुत बदतरीन रोल प्ले किया। जर्नलिस्ट हैं नहीं ना जी, जर्नलिस्ट जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, कौन है जेन्युइन? जेन्युइन जर्नलिस्ट जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है अपना जर्नलिज्म में, बड़े अच्छे अच्छे, फैज़ अहमद फैज़ साहब भी जर्नलिस्ट थे, हमीद निज़ामी साहब जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे। लेकिन बाज़ जो है जिनको कोई नहीं मिलता, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पे जर्नलिस्ट लिख के और उन्होंने जाके कहीं पे ये फेक न्यूज़ जिसके साथ मोस्टली फेक न्यूज़, मैं आपको बताती हूँ, अपने ज़ाती मफादात के लिए, फ़वाइद के लिए दे फैब्रिकेट न्यूज़ एंड दे डू इट। एनीवेज, वी वांट टू कवर 4th अप्रैल। मैं एक भुट्टो साहब जो थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने एक ढाका ऑब्जर्वर में एक मज़मून लिखा, जिस मज़मून का नाम था, उसका पहला सफ़ा मुझे जी, माई फर्स्ट स्टेप इन जर्नलिज्म। भुट्टो साहब जो थे वो न्यूज़ वीक और जो अमेरिका के जो होते थे रसाले, उनमें कॉलम भी लिखा करते थे अपनी जवानी में। और उन्होंने एक कॉलम लिखा, ये था ढाका ऑब्जर्वर में, और ये 11 जनवरी 1967 को। उसमें इंग्लिश में उनका था कि माय फर्स्ट स्टेप इन जर्नलिज्म, और उसका मैंने तर्जुमा करके सहाफ़त में मेरा पहला कदम, जो आज मैं अशरफ लोधी साहब को दूंगा कि वो एक किस्तवार जो है इसको शाया करें। और आप अगर इसको पढ़ेंगे और आप उसको देखेंगे तो ऐसे लगता है कि आजकल के जो हालात हैं उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। वो ये इस मज़मून में ये कहते हैं कि आप अगर ये समझें कि जैसे डेमोक्रेसी जो है वो बरतानिया में है या अमेरिका में है या दुनिया के और ममालिक में है, और वो पाकिस्तान में वो राइज हो जाए, तो ये ख्वाब ख्याली है। क्योंकि पाकिस्तान एक कबायली माशरा है, उसमें हर माशरे के अपने एक कल्चर है, उसमें रहना है। तो हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसको नाफिज करना है, और बड़ा ज़बरदस्त ये ज़रूर पढ़िएगा। तो मैं आरफा साहबा को भी मैं ये बिल्कुल साहब, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप इस मजमून को पढ़ सकेंगे। आप हमारी वेबसाइट का उर्दू सेक्शन, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हम उर्दू सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन और पश्तो तीनों सेक्शंस में इसका ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर कर सके। भुट्टो साहब की अपनी तहरीर है जी। अच्छा, देखें, बाज़ चीज़ें जो हैं हमें नहीं मिलती तारीख़ में, लेकिन चूँकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम कभी किताबों को हाथ नहीं लगाते, हम सोशल मीडिया पे हम चीज़ देख ली, किसी ने सीना गज़ट लगा दिया तो देख लिया। इन हिंदुस्तान की और चाइना की जंग होती है, अयूब खान सदर पाकिस्तान हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा हैं। अयूब खान चिकलाला एयर बेस पे उतरते हैं तो उनको जो सहाफ़ी एक पूछता है कि हिंदुस्तान की और चीन की आपस में लड़ाई हो रही है, तो आपकी पॉलिसी क्या है? तो अयूब खान जवाब देते हैं कि चूँकि हमारे दोनों नेबर्स हैं तो हम इस चीज़ में हम कोई अपना पॉलिसी नहीं शेयर कर सकते, हमारे दोनों नेबर्स हैं। तो दूसरे या तीसरे दिन भुट्टो साहब का एक मज़मून शाया होता है, उसमें वो ये कहते हैं कि जिस इलाके में हिंदुस्तान और चीन की जंग हो रही है, उस इलाके में पाकिस्तान भी कुछ ज़मीन क्लेम करता है। और भुट्टो साहब, अयूब खान उनको चाइना भेजते हैं, भुट्टो साहब चाइना जाते हैं और 750 मुरब्बा मील का इलाका भुट्टो साहब चाइना से लेके देते हैं। ये आपको हिस्ट्री में नहीं नज़र आता, लद्दाख के एरिया में। बाद में भी जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, जैसे और जो जैसे न्यूक्लियर है, आप देखें न्यूक्लियर जो है ना, ये जंग के लिए नहीं है, ये बैलेंस ऑफ पावर है। यस, अगर मेरे पास, आपके पास गन है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप मुझे हर वक्त मुझे धमकियां देते रहेंगे। ठीक है, तो भुट्टो साहब ने वो बनाया, भुट्टो साहब ने आप डिफेंस को बहुत मजबूत किया। लियाकत भाई, पासपोर्ट
जी जी, पासपोर्ट देखें। Yes. आप ये सबसे पहले आप देखें, हम सब कहते हैं जी ओ भुट्टो साहब ने क्या रोटी कपड़ा और मकान उन्होंने कहा था। ये पासपोर्ट था। अगर ये रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। अगर पासपोर्ट, मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्री के लोग थे ना, उनको भी पासपोर्ट नहीं मिलता था। पासपोर्ट मिलता था लैंडलॉर्ड्स को। लैंडलॉर्ड्स वो नहीं जैसे हम लैंडलॉर्ड हैं, एक मकान है हमारा तो हम लैंडलॉर्ड बने हुए हैं, नहीं, जो मुरब्बों के मालिक थे उनको मिलता था। भुट्टो साहब ने उस पासपोर्ट को आम किया और दुबई में लोग गए। यकीन कीजिएगा कि आप अपने गांव में आप जाते हैं जब, तो आपको जो वर्क जो क्लास जो नीचे क्लासेस थी, मोची, कुम्हार, ये जो थी, ड्राइवर, हाँ, इनके मकान आपके मकानों से बड़े हैं। इन लोगों ने मेहनत की और वो पासपोर्ट की वजह से। यस जी। और भुट्टो साहब ने, देखें, मैं भुट्टो साहब को कवर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान जो है किसी मुहिम जो जनरल ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया। यस। भुट्टो साहब पे इल्ज़ाम लग जाता है जनाब के भुट्टो साहब ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी में उनका हाथ है। किताब आप पढ़ें जस्टिस मुनीर की, जिना से ज़िया तक, ये अयूब खान के वज़ीर कानून थे। ये वही जस्टिस मुनीर हैं जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत जो है उसकी इख्तरा निकाली थी अदालत में, और इसी के वजह से अयूब खान साहब ने उनको वज़ीर कानून बनाया था। उससे कबल एक बंगाली थे जस्टिस इब्राहिम। जस्टिस इब्राहिम को सदर अयूब ने वज़ीर कानून बनाया। सदर अयूब ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो बहुत बड़े लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान के, उनको गिरफ़्तार किया और 21 साल पाबंदी लगा दी सियासत पे। जस्टिस इब्राहिम ने, द डायरीज़ ऑफ जस्टिस इब्राहिम आपको मिलती है, उनकी बेटी ने शाया करवाई हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि आज बांग्लादेश की बुनियाद पड़ चुकी है। जिस दिन हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गिरफ़्तार किया गया और राजशाही यूनिवर्सिटी में जब सदर अयूब को डॉक्टरेट की डिग्री दी जा रही थी, तो उस वक़्त स्टूडेंट्स जो थे राजशाही यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बांग्लादेश के लिए नारे लगाए। ठीक है, इसमें कुछ भुट्टो साहब का भी किरदार होगा। उन्होंने 6 नुकात पे जो इलेक्शन हुआ था उस पर उन्होंने नहीं माना, ठीक है, उसमें भी होगा। लेकिन अगर आप सारा मलबा एक शख्सियत पे डाल देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। फिर सवाल ये भी होता है, सवाल है लियाकत भाई आपसे, मतलब आपकी इजाज़त हो तो, भुट्टो साहब एज अ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बारे में फिर आप क्या कहें? जी मैं बिल्कुल जी, देखें यही चीज़ है कि अगर हम मुकम्मल तौर पे मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, और मेरा ये एक शौक़ है कि मैंने अपने घर में पाकिस्तान के सियासत के मुतल्लिक दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की जो किताबें हैं, कम से कम 400 किताबें मैंने रखी हुई हैं, जिनमें सिर्फ पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है वो चीज़ें हैं। देखिए, अयूब खान जब गया है तो अयूब खान ने अपना आइन, और अयूब खान को ज़बरदस्ती उतारा गया। अयूब खान गन पॉइंट पे उसको उतारा गया। जनरल याया खान, जनरल हमीद और जनरल मुजीब पीरज़ादा, 3 बंदों ने अयूब खान से रिज़ाइन लेने की कोशिश की। अयूब खान को हार्ट अटैक हो गया। अयूब खान को MH रावलपिंडी में दाखिल किया गया। 2-3 दिन तक अयूब खान का पता नहीं था कि अयूब खान कहाँ है। जब अयूब खान ठीक हो के आए हैं तो दोबारा ये गए हैं और अयूब खान को मजबूर किया है कि आप रिज़ाइन करें। और अयूब खान जब तकरीर कर रहे थे तो अयूब खान के कर्टन्स के पीछे चंद बंदे खड़े
किए गए, जिनको सैकड़ों स्टाइल कापियाँ दी गई कि ये तकरीर है इसके पास, और अगर ये दूसरी कोई तकरीर कोई बात करने की कोशिश करे उसको शूट कर दो। अयूब खान ने हुकूमत छोड़ी नहीं थी, उनसे ली गई थी। ये अच्छा मार्शल लॉ की आप बात करते हैं। अच्छा, जब अयूब खान चला गया, मार्शल लॉ लग गया, तो एक लीगल फ्रेम ऑर्डर के तहत याह्या खान ने उनसे हुकूमत ली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ख़त्म हो गया अयूब खान का, लीगल फ्रेम ऑर्डर पे हुकूमत ली गई। जब लीगल फ्रेम ऑर्डर पे हुकूमत ली गई तो अब याह्या खान उस लीगल फ्रेम ऑर्डर के तहत चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और सदर पाकिस्तान भी थे। जब उनसे हुकूमत ली गई तो वही LFO जो नाफिज था, उसी LFO के तहत भुट्टो साहब को हुकूमत दी गई, और LFO में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा भी भुट्टो साहब को लेना था। अच्छा, लेकिन भुट्टो साहब ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से कोई ऑर्डर पास नहीं किया। 1 महीने के अंदर अंदर भुट्टो साहब ने एक अबूरी आइन दिया पाकिस्तान को, जिसमें सदर पाकिस्तान, चूँकि सदर पाकिस्तान थे वो, तो याह्या खान भी सदर पाकिस्तान थे लेकिन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो भुट्टो साहब ने सदारती एक आइन बनाया अबूरी। जो ही असम्बली ने आइन पास किया, भुट्टो साहब ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा छोड़ दिया, सदर पाकिस्तान बन गए। फिर जो दूसरा मुतफ़िका तौर पे वो आइन बना, जिसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के लिए आइन बना, उसमें भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो मैं समझता हूँ कि जो वो भुट्टो साहब जो LFO के तहत जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, वो सिर्फ़ इसलिए बने कि याह्या खान के पास भी वही सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात थे। फॉलो अप क्वेश्चन है आपका? अच्छा, बहुत शुक्रिया लियाकत भाई आपका ये चीज़ एक्सप्लेन करने का। भुट्टो साहब जब आते हैं, हम असैसिनेशन, क्योंकि आज 4 अप्रैल है, उनकी असैसिनेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। क्या अगर इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बात की जाए, और ये 76 में जो इस्लामिक समिट हुई थी, वो एक मुस्लिम दुनिया को एक नई नहज के ऊपर लेके जाना 74 में वो नई नहज पे लेके जाना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने ब्लैक गोल्ड का तस्करा किया था। जब ब्लैक गोल्ड, और आज अगर पावर शिफ्ट की बात हो रही है, रशिया की, चाइना की, और इंडिया भी उसमें शामिल है, तो ये अपनी करेंसी डेवलप करना चाहते हैं अगेंस्ट डॉलर, US डॉलर। भुट्टो साहब ने 74 में ये ड्रीम किया, जिसके बाद सऊदी अरेबिया के पास ऑयल रिसोर्सेज तो उससे पहले भी थे, मगर स्लीपिंग जॉइंट था वो। उसके बाद तेल की उसको शनासाई हुई और फिर ब्लैक गोल्ड का जिक्र है। क्या भुट्टो साहब की असैसिनेशन में ज़ियाउल हक साहब, ज़ाहिर ही वॉज अ जनरल, उनकी एक ग्रीड भी थी, ताकत का नशा भी था, क्या उसमें इंटरनेशनल मदाखलत भी शामिल थी? जी बिल्कुल शामिल होती है। देखिए, मैं उस वक़्त तो मैं क्योंकि स्टूडेंट था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई यहाँ पे रिचमंड हिल में, वो ठहरी हुई थी। तो मुशर्रफ को हुकूमत मिली, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई और मुशर्रफ साहब आ गए। तो लताफ़त सिद्दीकी साहब ने उनसे सवाल किया, मोहतरमा से, कि मुशर्रफ साहब हुकूमत में आ गए हैं, तो ये मुशर्रफ की क्या पॉलिसी, ये क्या सूरत हाल है? तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो इराक़ में या अफ़गानिस्तान में कोई मुहिम जुई करना चाहता है, तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन की ज़रूरत है किसी मुल्क में। क्योंकि जब पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन जो है मजबूर होता है अपनी पार्लियामेंट के सामने, उसे पूछना होता है, लोगों से पूछना होता है, लेकिन जो आमिर होता है उसको नहीं पूछना होता कुछ भी। एक तो इंटरनेशनली तौर पे आप जनरल ज़िया साहब को आप देखें कि उस वक़्त ईरान के ख़िलाफ़ और या इराक़, अफ़गान होना था रशिया के ख़िलाफ़, क्योंकि कोल्ड वार बहुत ठीक ठाक चल रही थी। आप ये देखें, अयूब खान को उतारने में भी
इंटरनेशनल, जो अमेरिका का हाथ था। बुडवेर का जो अड्डा था, जो जासूसी के लिए दिया हुआ था पेशावर के करीब, जिसको कहा जाता था लिटिल इंडिया, और लिटिल इंडिया में आपका वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर कोई भी मिनिस्टर है वो भी एंटर नहीं हो सकता था, जहाँ से रशिया के ख़िलाफ़ जासूसी होती थी उधर से। और अयूब खान का इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ अमेरिका में कि किसी सियासी लीडर का नहीं हुआ, क्योंकि अयूब खान ने वो दिया था। ठीक है। उसी तरीके से जब अयूब खान ने वो अड्डा वापस लिया तो अयूब खान साहब का तख्ता हो गया। ये ना कहें कि उसमें भुट्टो साहब को सपोर्ट नहीं थी, होती थी। जैसे शाह ईरान था, शाह ईरान अपनी किताब में लिखता है कि मैं उस वक़्त बादशाह था, और जब उनको अमेरिका को पता चल गया कि इनकलाब अब आया ही आया, तो ये खुमैनी के साथ बातचीत कर रहे थे। खुमैनी के साथ कौन था? सादक कुतुबज़ादा, जो यहाँ कनाडा में प्रोफेसर था, जिसको यहाँ गोबज़दे कहते हैं, और बनी सदर के साथ ये बातचीत कर रहे थे। इसी तरह आप ये देखें कि जब क्लिंटन साहब आए हैं पाकिस्तान, तो अपनी कंडीशंस पे आए थे। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मुशर्रफ अपनी कंडीशंस पे आए थे कि मेरे सामने बैठेंगे, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, नहीं मिलाया, आए वो नहीं मिलाया, चंद घंटों के लिए आए, 9/11 हो गया, वही मुशर्रफ उनकी आंख का तारा बन गया, और कैंप डेविड में और हर जगह पे इस तरह नज़र आता था कि मुशर्रफ ही जो है वो सदर है, बुश नहीं है अमेरिका का। तो ये भुट्टो साहब ने जो देखें आप, हेनरी किसिंजर, तो ये तो एक हेनरी किसिंजर ने जब कहा था कि वी विल मेक हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियर है पाकिस्तान का हमेशा खटक, हालांकि भुट्टो साहब ने असेंबली में भी कहा कि हम ये जो है ये इस किसी के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन ये बैलेंस, हमने बैलेंस रखना है। तो वो लगा भाई, जब आप सारी ये वाली बात कर रहे हैं, तो अब एक शख्स, डेफिनेटली मेरी तो कोई पार्टी है कोई नहीं, मगर मैं ये समझती हूँ चाहे अमेरिका की मदाखलत की बात कर लें जी, चाहे पाकिस्तान में इक़्तिदार की बात कर लें, जर्नल्स ने या पॉलिटिशियंस ने जहां अमेरिका को बेनिफिट दिया, उनको पोजीशन भी मिली, जब उन्होंने उस बेनिफिट को वापस लिया, मरवा दिया गया। पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ने इक़्तिदार में आने के लिए फ्रंट डोर बैक डोर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हिलरी क्लिंटन ने भी ये कहा कि इट्स अ डीप स्टेट, और डीप स्टेट को उसने डिफाइन भी किया, इट इज़ ईजी फॉर अस टू डील विद वन पर्सन रादर देन डीलिंग विद मल्टीपल। आप ये देखें ना, आप ये देखें, आप तो सियासतदान किसको कहते हैं? आपने इसाक खान का नाम लिया, क्या वो सियासतदान था? नहीं था, वो ब्यूरोक्रेट था। चौधरी मोहम्मद अली साहब जो वज़ीर आज़म बने, वो ब्यूरोक्रेट थे। मलक फ़िरोज़ ख़ान नून, वो ब्यूरोक्रेट थे, सियासतदान नहीं थे। अभी एक कॉल भी आई है माजिद लियाकत भाई, और उसमें उन्होंने मुझे सवाल किया है और उन्होंने कहा कि नाम रहने दें। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम फौरी तौर पर अशख़ास के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये भी गॉर्डन कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है। कहते हैं कि अकबर अवान के साथ उन्होंने सियासत की, उनको बल्कि पॉलिटिशियंस बनाने वाले में वो थे। आपने सिकंदर मिर्ज़ा साहब का जिक्र किया कि भुट्टो साहब को लाने वाले सिकंदर मिर्ज़ा थे, तो उन्होंने कहा सिकंदर मिर्ज़ा कौन थे, आप पहले उसकी बैकग्राउंड तो बता दें कि मीर सादिक। तो मैंने कहा जी, तो पैगंबरों के घर भी तो नाफरमान औलाद पैदा हो जाती है। देखिए जी, बात यह है कि वो कौन थे, और ये आपको बताता चलूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा वाज नेवर ए आर्मी जनरल। और मरने के वक्त उनकी प्रॉपर्टी एसेट्स क्या थी? उनके एसेट कुछ नहीं थे, उनके एसेट कुछ नहीं थे। वो आके इंग्लैंड में एक होटल पे जॉब भी करते रहे हैं, ये बात कोई नोट ही नहीं करता, और बसों पे वो सफ़र भी करते रहे हैं। उनको पाकिस्तान में दफन होने का भी नहीं, और ईरान में दफन हुए हैं वो। ठीक है, उनमें थी, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। वो कैप्टन तक रॉयल आर्मी थी हिंदुस्तान की, उसमें वो कैप्टन तक गए थे।
और ये ऑनरेरी मेजर जनरल थे, ये मेजर जनरल नहीं थे। और इनको अयूब खान लाया इस वजह से था कि अयूब खान की एक्सटेंशन जो है वो हो जाए, और उन्होंने एक्सटेंशन दी। एक्सटेंशन देने के बाद 28 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अयूब खान साहब ने उनका बिस्तरा गोल कर दिया। अब ये मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान रूल किन्होंने किया, और जिसने अगले बंदे ने पोजीशन ली उसने फ्रंट डोर या बैक डोर से उन्हीं लोगों से रब्ता किया जो इक़्तिदार में हैं। और उनकी एसेट्स की अगर आप बात करें तो आप देखिए उनकी एसेट्स क्या हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं इसमें कॉल्स नहीं ले सकूंगी, आई मीन लाइव शो। देखिए चीज़ ये है ना कि अब जो सियासत थी ना, अब सियासत मैं समझता हूँ कि चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, अब सियासत नज़रियात की सियासत नहीं। अब पैसे की सियासत है। पैसा है आपके पास। ये ज़रूर है कि भुट्टो साहब ने भी शऊर दिया अवाम को, और इमरान खान साहब ने भी, जो मिडिल क्लास के लोग थे जो वोट देने के लिए नहीं आते थे, उनको एक धारे में शामिल किया, शऊर दिया उनको। लेकिन अब चीज़ ये है कि अब आपके पास पैसा है तो आप इक़्तिदार में आएंगे। मैं नाम नहीं लेता, मेरी छोटी बहन जो है आप जानती हैं जी, उनके ससुर ब्रिगेडियर थे आर्मी में। तो जब वो रिटायर हुए तो 2 साल तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो 2 साल के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, और भलवाल से वो MNA मुंतखब हो गए। तो ऐसे हम बैठे हुए थे यहाँ पे थॉमसन पार्क में, यहीं आए हुए थे। तो मैंने उनसे ब्रिगेडियर साहब से पूछा, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब क्या यार पॉलिटिक्स, आप या पॉलिटिक्स में आ गए हैं? और उसने कहा लियाकत, मैंने अपनी ज़मीन कुछ, जो मेरी पेंशन है, कितनी पेंशन होती है मेरी, इतनी पेंशन, ब्रिगेडियर की क्या पेंशन होगी? तो मैंने कुछ ज़मीन बेची है, कुछ बीवी के जेवर बेचे हैं, और मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरा कम से कम 2 करोड़ रुपया उस वक़्त मेरा लगाया इलेक्शन पे। एहसानुल हक पराचा को उसने हराया था। कहता है अब अगला इलेक्शन 2 करोड़ का नहीं होगा, अगला इलेक्शन होगा 4 करोड़ का या 6 करोड़ का। तो वो मैं कहाँ से लूँगा? और मेरे कुछ फाइनेंसर भी हैं जिन्होंने, अमजद नून है, सब और लोग हैं जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं कि तुम इलेक्शन लड़ो, अगर जीत गए, हार गए तो कोई बात नहीं दोस्तों, जीत गए तो ये काम करना है। अब मैंने उनका भी काम करना है, तो आप मुझे, तो ये पॉलिटिक्स अब ये हो गई है। जी, पॉलिटिशियंस ने हमेशा बैकडोर से पॉलिटिक्स की, हमेशा, क्योंकि देर आर सर्टन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो कि बैकडोर से ही होती है। अभी जब आपने बात की कि देयर वाज अ टाइम के शायरान जो थे वो आँख का तारा थे अमेरिका के, फिर जब अमेरिका ने रिप्लेस करना चाहा तो भी बैकडोर से बातचीत हुई। और शाह ईरान जो थे उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की अपने रोनाल्ड रेगन से, अमेरिका में रहे वो, कि मुझे एक दफ़ा मिल तो लो। नहीं मिले। ठीक है। और वो 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में, ये एंड रहा उनका। जब भी जिसने, और पाकिस्तान की तो खैर तारीख ही है। देखो भाई, आज मैं माजरत के साथ आपका मैं एहतराम करती हूँ, मगर मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने पॉलिटिशियन को करार देती हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, और उससे ज़्यादा मैं रिस्पॉन्सिबल करती हूँ कि पैसे की हवस में खून के रिश्ते भी ख़त्म हो गए। आपके जर्नलिस्ट ने जो रोल प्ले किया, इट्स वेरी सैड कि जर्नलिस्ट ने अपना कलम, अपनी तहरीरें उन लोगों के नाम लिखी जिन्होंने उनके स्टाइपेंड्स या वजीफे मुकर्रर किए हुए थे। बात यह है, और उसके बाद फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी और आप आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को आप ना भूलें। तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट तो नंबर 1 रही ना। नहीं, वो तो शुरू से उन्होंने, देखे जिनके पास पैसा भी है और जिनके पास ताकत है सर, बंदूक भी है। अयूब खान साहब आते हैं 1955 में, अच्छा 1954 में। अयूब खान तो 1958 में
सदर पाकिस्तान बने ना, 1953 में वो पहले पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ बने जो पाकिस्तानी थे। उससे पहले जनरल ग्रेसी थे। या ठीक है। और वो आते हैं और वो 1954-5 में ही वॉज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन यूनिफॉर्म, अयूब खान साहब। ये जो अमेरिका जो है हर 25-30 साल बाद जो स्टेट डिपार्टमेंट पेपर जो है वो आउट करता है, ज़रा उन पेपर्स का आप मुतालिया करें। एक जगह पे अयूब खान साहब कहते हैं, आई एम नॉट हेयर टू सी योर बैरक्स, इफ़ यू हेल्प अस पाकिस्तान आर्मी विल बी योर आर्मी। बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। आपने जब ये बात की ना तो मुझे जनरल ग्रेसी के बारे में ख्याल आया कि जनरल ग्रेसी जो था हालांकि ब्रिटिशर था मगर वो ज़्यादा सिंसियर था पाकिस्तान के लिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी आप पॉलिटिशियन। देखिए ना, देखिए पावर जो है ना जी बड़ी। लियाकत अली खान वज़ीर आज़म था, ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल साहब जो थे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कैबिनेट मीटिंग को प्रिजाइड वो करते थे। हालांकि वजीर आज़म जो है उसको प्रिजाइड करना चाहिए, तो जिसके पास भी पावर आई है ना सर, वो अपनी पावर को उसने इस्तेमाल किया है। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती रही जनरल हैं। ग्रेसी के बारे में ना मुझे कर्नल इनाम साहब भी उसके बारे में बता रहे थे। इन्होंने मेरा ख्याल इस्लाम एम्ब्रेस कर लिया था बाद में और बहावलपुर की जेल में भी ये रहे थे, मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अपने लोगों ने जितना पाकिस्तान के साथ गदर किया है ना वो बाहर के लोगों ने नहीं किया। आई माइट बी रॉन्ग, आप बता दीजिए। नहीं पाकिस्तान देखें, नहीं हमारी तारीख रही है ना शुरू से। आप 1951 में देखें कि किस तरीके से एक मेजर जनरल थे अकबर खान रंगरूट, ठीक है, रावलपिंडी साजिश केस हुआ था लियाकत अली खान के ख़िलाफ़, ठीक है। लियाकत अली खान के ख़िलाफ़ वो नाकाम हो गया, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब भी शामिल थे, जिसमें मेजर जनरल अकबर खान रंगरूट भी शामिल थे। उसके बाद वो नाकाम हुआ तो उसके बाद लियाकत बाग में लियाकत अली खान को गोली मारी गई। सैयद अकबर साहब जो थे जिन पे कहा जाता है कि सैयद अकबर ने गोली मारी थी, हमारे अटक का एक उस वक़्त एसपी साहब थे, नजफ़ खान नाम था, वो आईजी रिटायर हुए, उन्होंने उसी वक़्त खड़े खड़े उस नजफ़ खान को गोली मार दी। और नजफ़ खान जो सैयद अकबर की जो पूरी फैमिली है वो उसकी ख़त्म हुई है, उसकी बीवी शायद कोई 2-3 साल हुए हैं, उसकी सारी फैमिली को हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट करती रही है आखिर तक। अब देखिए ना, वो नग पूरा किया उन्होंने। पता नहीं सैयद अकबर ने मारा भी था कि उसको नहीं मारा था कहीं से। बहुत शुक्रिया लियाकत भाई। और आज की सूरत हाल की अगर हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस रही इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा, आज जब आज भी आप देखें ना, सल्तनत का जिक्र आप देखें आज भी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे है, वो वजीर दाखिला से वजीर दिफा से भी नीचे। मगर वजीर दिफा की हकीकत उसके सामने कोई नहीं है। यही तो बात है। और हर पॉलिटिशियन किससे बात करना चाह रहा है? जनरल से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, उसी से बात करना चाह रहा है। चाहे कोई भी, मैं चाहे वो खान साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, वो उनकी आंख का तारा बनना चाहते हैं उस चीफ ऑफ स्टाफ का। यहीं पे हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। तलख ये ख़त्म तो मैं करूँगा कि ये हमारे दोस्त हैं एक अहमद सलमान फारूकी साहब, जिनके इशार हैं कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पर, फिर अपने पाँव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर,
बुलंद व बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। बहुत अच्छे शायर अहमद। उन्होंने भुट्टो साहब की बसीरत फरोज़ आँख के बारे में लिखा, सो अपनी जान पे दोहरा अजाब रखती थी वो आँख जो मेरी आँखों में ख्वाब रखती थी। तमाम अहले नज़र शाम से हैं नाबीना, वो आने वाले दिनों का हिसाब रखती थी। वो आँख थी किसी सूरज की हम नसब शायद, कहीं पे खुद थी कहीं माहताब रखती थी। बस एक जुर्म था उसका सवाल बस्ती में, वो एक सवाल के 100 जवाब रखती थी। वो काट कर उसे जल्दी में आज सोचते हैं, वो खारदार से टहनी गुलाब रखती थी। बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को आप हमारे यूट्यूब के सेगमेंट पे भी देख सकते हैं। वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आज के दौर में, दिस इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही हम बहुत बुरे तरीके से डिवाइड हुए हैं। मगर मुझे यकीन है कि हर अच्छाई ने अगर नहीं रही तो मुझे यकीन है कि बुराई भी बहुत अरसा तक नहीं रहेगी। हम रियलाइज़ कर लेंगे कि हम कहाँ गलत हैं।